ठीक है, तो भाई हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी को कैसे पढ़ना चाहिए सीयूईटी के अंदर। कोई खाली पेज मिल जाए ना अपने पे, खाली वाले हिस्से पे लिखूंगा। चलो ये काफी खाली है। सो भाई सीयूईटी के अंदर आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। पहली बात तो देखो, साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, आपको सब्जेक्टिविटी तो खत्म हो जाएगी, बात है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, है ना। आपको एमसीक्यू आ रहे हैं। एक लेटेस्ट वीडियो डाली है चैनल के ऊपर, आप लोग देखना कि 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिसमें आप एमसीक्यू लगाना बेटर कर सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्लीज एक बार जाके वो वीडियो देखना, 10 मिनट लगेंगे जीवन के, लेकिन फायदा होगा। ठीक है, साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है भैया। सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला, और डिलीटेड पोर्शंस पे हमें ध्यान देना है, हमें डिलीटेड पोर्शन पे ध्यान देना है। जितना ज्यादा डिटेल्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब जितना ज्यादा डीप होते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस, उससे डीपनेस थोड़ी कम होगी, एप्लीकेशन ज्यादा होगी। एप्लीकेशन ऑफ योर, आपने क्या क्या समझा उसकी एप्लीकेशन ज्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप साथ में खड़े हो और आपने देखा कोई भी मदद नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या है, तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, अंडरस्टैंड दैट। तो सपोज हम पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करें, सबसे पहली बात तो डिलीटेड पोर्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी ही है। ठीक है, फिर अगर मैं बताऊं मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर्स की वेटेज, सबसे बेटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो सबसे ऊपर होता है भैया चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1। ठीक है भाई, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6, ये आते हैं। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3, और फाइनली आता है आपका चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ये दोनों बहुत इजी हैं, ये इनकी लोएस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये दोनों हैं, फिर ये दोनों हैं, और ये दोनों हैं। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, आपके ये 6 चैप्टर्स एकदम टिप्स पे होने चाहिए। चैप्टर 1, 2, 4, 5, 7 और 6 और 7। 3 बहुत इजी है, 3 में कुछ खास है नहीं, 2-4 मिनिमम क्वेश्चन आएंगे, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस देखो अगर जहां से आएंगे वो इन्हीं से आएंगे। और बताता हूँ, अगर सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें किन टॉपिक से आएंगे, देखो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे तो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, आई होप यू गाइस आर नोटिंग डाउन। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बहुत कुछ आएगा। दूसरी चीज क्या आएगी यार, आई वुड से कि एप्लीकेशन ऑफ थेरेपीज, एप्लीकेशन ऑफ थेरेपीज अच्छे से आएगी। ठीक है जी, और क्या आएगा, मैं आपसे कहूँ ये सोशल साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, चैप्टर नंबर 6 एंड 7, इसमें से भी काफी कुछ आएगा, खास कर ये ओबीडियंस वगैरह, सोशल इन्फ्लुएंस। चैप्टर 6 एंड 7 में से भी काफी एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन इन द सेंस, इट वोंट बी केस स्टडी, बट इट वुड बी केस बेस्ड। केस स्टडी होती है पूरी लिखी हुई, केस बेस्ड होता है छोटी सी 3-4 लाइनों में केस दे रखा है, उसके बेसिस पे। जैसे हो सकता है कि आपके घर पे एक वो आया है, सेल्समैन आया है, वो आपसे पहले एक ग्लास वाटर मांगता है एंड देन वो आपको बेचता है। आपने देखा कि जब जब वो आपसे एक ग्लास वाटर मांगता है लोगों से, तब लोग उसकी बात ज्यादा अच्छे से मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया उसने क्या किया, फुट इन द डोर टेक्निक लगाई, है ना। इसमें क्या होता है कि भैया पहले छोटी रिक्वेस्ट करी, छोटी रिक्वेस्ट इतनी छोटी करी कि कोई बंदा मना ना करे कि यार एक गिलास पानी पिला दो, तो आपने पहले ही उसकी एक हेल्प कर दी। जब भी आप पहली बारी में हेल्प करते हो तो दूसरी बारी में हेल्प करना बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज है। तो ऐसी एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 6 एंड 7 की काफी हाई आएगी। अगर चैप्टर 9 की बात करें, चैप्टर 9 के अंदर से एप्लीकेशन ऑफ आपका ये मैं कहूं एथिक्स, एक तो एथिक्स ऑफ साइकोथेरेपी चैप्टर नंबर 5 का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो एथिक्स वगैरह लिखे हुए, ये पैराफ्रेजिंग वगैरह, इन सब के डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 में से ये दिख जाएगा। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो भैया चैप्टर नंबर 1 के अंदर से तो इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 में इंटेलिजेंस की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विद हेवी इंपॉर्टेंस टू साइकोडायनामिक अप्रोच एंड नियो फ्रॉइडियंस। नियो फ्रॉइडियंस पता है कौन से थे? गलत लिख रहा हूं जल्दीबाजी में, तो डोंट वरी। नियो फ्रॉइडियंस जो थे, कार्ल यूंग था, कैरन हॉर्ने थी, है ना, ये सब जो अलग अलग लोग हैं,
तो इन सब की बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको हमने क्लास 12th के टाइम पे भी अच्छे से समझाया था, मैं आपको याद करने का तरीके समझा दूंगा। इट्स एन ईजी वन, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में से बहुत कुछ नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, बर्नआउट के बारे में आ सकता है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के बारे में आ सकता है, और जीएएस मॉडल के ऊपर आ सकता है, और आपकी कोपिंग के ऊपर, बस और कुछ नहीं आने वाला, इतना डिटेल नहीं आने वाली, आई फील, ठीक है। आ भी सकता है भाई, पर हमें जो लग रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 हो गया। चैप्टर नंबर 8 जो है इट्स ऑल एनवायरमेंटल, इसके ऊपर से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन होंगे इन 6 टॉपिक्स में से, तो हमें इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। कैसे पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी को भगवान बनाओ। एनसीईआरटी में दिक्कत क्या है, समझ नहीं आती, तो मैं आपको क्या कहूंगा, सबसे पहले आप लोगों को ये हैंड रिटन साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल से समझ आता है, यस और नो? आता है क्या? हैंड रेज करके बता दो सब, किस किस को आता है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। शुचि तुम्हें नहीं आता, और स्वानी तुम्हें नहीं आता? सर मेरी अभी एक ही क्लास हुई है ना, तो इतना जज नहीं कर चलो सकती मैं। कोई लोड नहीं, बट मैं कह रहा हूँ बुक के अंदर से, बुक पढ़ी तुमने? चलो कोई नहीं, बुक पढ़ के देखना, इट्स इजी। सर मैंने और ली नहीं वो। तुमने ली नहीं बुक, और ऐसा क्यों? सर एक्चुअली ना शिफ्टिंग की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो एड्रेस का एक होता है ना, चलो कोई नहीं, कोई लोड नहीं तो है, ले मैं लेना जब भी तो, हाँ हाँ, जब भी ले तुम्हारा मन हो तब ले लेना, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको टिप क्या दूंगा भाई, मेरी टिप ये है, सबसे पहले सर पढ़ो हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है बुक? नहीं बच्चा, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। पहले बीच में मैंने एक बार की थी, पर उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने किंडल पे डाली तो थी, पर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो ऑनलाइन नहीं है यार, ऑफलाइन ही है, ठीक है। प्लस ऑनलाइन डालने में दिक्कत पता है क्या है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर कोई भी उसको स्क्रीनशॉट ले लेके डाल देगा, एट द एंड हमारा ही लॉस है। तो आई होप, हाँ संचित आप बोलो क्या कहना चाहते हो? अच्छा ठीक है, तो ऑफलाइन ही है, ले लेना यार, फिजिकल बुक है, अच्छा थोड़ा स्क्रीन से दूर जाओगे सर सबसे। हाँ जी बोलो। सर आपकी रिकॉर्डेड क्लास नहीं वो ओपन हो पाती है। क्यों, किसी और को भी ये प्रॉब्लम आती है? एक सेकंड नो अभी इस सर। पे बात, एक बार इस पे बात करते हैं नामिका, एक बार मैं ये थोड़ा कंप्लीट कर दूं ये सेक्शन। तो एक बार नोट्स की बुक सबसे यस पहले सर। पढ़ो, फिर पढ़ो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की रीडिंग करो, बड़ी फुद्दू बात लगती है, पर भाई रीडिंग के अंदर ना ऐसी ऐसी लाइंस मिलती है जो नोट्स के अंदर कवर्ड नहीं होती। क्यों? अरे नोट्स का मतलब ही यही है कि हम पूरी किताब चेप नहीं रहे, हम उसका क्रक्स निकाल के पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है वो पढ़ रहे हैं। पर कई बार हमें रीडिंग में ऐसी ऐसी लाइन मिल जाती है जो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। तीसरी चीज है एमसीक्यूज लगाओ। एमसीक्यूज की आपके पास बुक है, आप टेस्ट सीरीज दे ही रहे हो, इनके एमसीक्यूज लगाओ। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैंने टेस्ट सीरीज का टेस्ट लगा के छोड़ दिया तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। चैप्टर नंबर 1 अभी लगाया है, जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे होंगे तब भी उनको देखोगे, जब चैप्टर नंबर 6 और 7 के टेस्ट आएंगे उन्हें तब तब देखोगे, जब जब आपको रिवाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करते हैं रिवाइज करने में, ठीक है। तो कोई भी आलस नहीं खाएगा, ये 3 स्टेप करते रहो गाइस, सफिशियंट है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अच्छे नंबर ले आओगे। आपसे पहले वाले में 4 बच्चों ने 200 पूरे लाए थे, 200 आउट ऑफ 200, 100%, उन सबके मैंने वो भी डाल रखे थे रिव्यू, वो इसी मेथड से लाए हैं। इतनी ज्यादा कोई लोड लेनी, कोई भी बाहर से चीज आ नहीं रही, कोई भी ऑफ टॉपिक चीज नहीं आ रही, काफी सिंपल आएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, ठीक है। अपने को क्या पता होना चाहिए, अपने को पता होनी चाहिए क्रक्स, और अपने को पता होना चाहिए डिफरेंसेस, बस मेन चीज ये है, क्या हम चीज को पता लगा पा रहे हैं, मेरे को समझ आ रही है कि नहीं, ये चीज कर ली तो अपना सीन सॉर्टेड है, ठीक है।